वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में नेचर ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड स्टडी टेक्स्ट के एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स एंड वाई फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप फर्म टू अंडरटेक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग प्लाजा। सच अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड। अब कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी पार्टनरशिप को हम क्या कहेंगे। तो ऐसी पार्टनरशिप जिसमें या तो टाइम ड्यूरेशन फिक्स की हुई हो या जो पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, जो प्रोजेक्ट करना है, जो एडवेंचर करना है, वो डिसाइड और डिटरमिन कर लिया गया, उसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप इज। तो पार्टनरशिप में वैसे तो एक से ज्यादा एसेंशियल्स हैं और सबके सब जो फैक्टर्स हैं उनको हमें मिलाकर देखना चाहिए, लेकिन जो कंक्लूसिव एविडेंस पार्टनरशिप का समझा जाता है वो प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग को नहीं समझा जाता, वो म्यूचुअल एजेंसी को समझा जाता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो पर्सनल रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। शेयरिंग ऑफ लॉस भी रिक्वायर्ड नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्राइटेरिया है और ये सोल क्राइटेरिया नहीं होता। म्यूचुअल एजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट जो है एसेंशियल है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप इज। आगे डेफिनेशन हमें गिवन है तो हमने देखना है कि कौन सी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ जॉइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी। तो ये गलत हो गया। बिजनेस होना चाहिए, ज्वाइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। The second is the relationship created by an agreement between a banking company and the person providing for sharing of profit or loss arising from the finance provided by such person। ये तो लॉ के अंदर स्पेसिफिकली मना है कि जी बैंकिंग कंपनी जब फाइनेंस प्रोवाइड कर रही होती है और उसके साथ प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग का एग्रीमेंट होता है तो इसको पार्टनरशिप कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बोथ ऑफ द अबव तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचता है और वही ठीक होगा, लेकिन इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन पर्सन राइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो ये प्रॉपर कंप्लीट डेफिनेशन है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज बाय लीगल स्टेटस ऑफ द पर्सन। तो पार्टनरशिप तो क्लियरली लॉ के अंदर मेंशन है कि स्टेटस से अराइज नहीं होती। अराइजेज आउट ऑफ बिजनेस डीलिंग, तो ये उससे भी अराइज नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अराइजेज आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्सन, तो सी करेक्ट है। अराइजेज आउट ऑफ लीगल इम्प्लीकेशन, तो इनमें से कुछ भी ठीक नहीं है। जो लॉ के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट है वो ये है कि पार्टनरशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से राइज होती है और स्टेटस से राइज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप फर्म हैज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स इफ द फर्म इज रजिस्टर्ड। पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, इससे उसकी लीगल आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ की नज़र में कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन होती है अपने मेंबर से, लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने पार्टनर से जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, सेपरेट लीगल पर्सन नहीं होती। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर है सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम पार्टनर, ये सब गलत है। ये कंपनी के लिए तो बातें ठीक होती, जो बाकी ऑप्शन है पार्टनरशिप के लिए ठीक नहीं है। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड, तो उनको हम जो है क्या कहते हैं, तो उन्हें हम फर्म कहते हैं। तो बेसिकली तमाम पार्टनर्स के लिए जो कलेक्टिव नेम लॉ के अंदर डिफाइन किया गया वो है फर्म। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप राइजेस फ्रॉम, तो लॉ के अंदर क्लियरली मेंशन है कि पार्टनरशिप का रिलेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से राइज होता है और किसी स्टेटस से राइज नहीं होता। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसी तरह कोई भी शख्स बाय बर्थ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इवन इवन माइनर को भी जब एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप में तो वो पार्टनर कंसीडर नहीं हो रहा होता। और इनहेरिटेंस से जो है वो ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी तो हो सकती है, पार्टनरशिप नहीं होती। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है कि आप पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग ओनली।
तो ये इसलिए गलत है कि राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट हो तो सकता है लेकिन ओनली राइटिंग में नहीं, ऑरली भी हो सकता है। तो इसमें इवन इम्प्लाइडली भी हो सकता है। अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड ईदर इन राइटिंग और ऑरली, तो इसमें इम्प्लाइड वाली बात नहीं है। अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग ओनली और इम्प्लाइड, लेकिन इसमें ऑरली वाली बात नहीं है। डी पॉइंट है कि अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड ईदर इन राइटिंग और ऑरली और इम्प्लाइड, तो इसमें सारी बात कवर हो रही है। तो जो मोस्ट कंप्लीट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन डी है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है कि इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट टू शेयर only losses, only profit, both profit and losses, but some partners may share in profits only. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जो है वो तो बेसिकली ऑप्शन डी बनता है कि वैसे तो पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट और लॉसेस दोनों को शेयर कर रहे होते हैं, जो डेफिनेशन वाइज रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ प्रॉफिट्स की है। तो लॉसेस भी शेयर कर रहे होते हैं, इंप्लाइड तो यही है कि जो प्रॉफिट में शेयर कर रहा होगा वो लॉस में भी शेयर कर रहा होगा, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट ये अलाउ करता है कि कुछ पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करें। सो ऑप्शन डी मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है यहां पर, यही हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, यानी जहां पर ना कोई उसका टाइम फिक्स किया गया है, ना ही कोई एडवेंचर या प्रोजेक्ट डिफाइन किया गया। द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म इन राइटिंग टू, तो वो उन्हें नोटिस किन्हें देना पड़ेगा, वो तमाम बाकी पार्टनर को नोटिस देना पड़ेगा। एनी वन ऑफ द पार्टनर्स नहीं, ऑल ऑफ द अदर पार्टनर्स। 2, 3, 4, 5 ये इरेलीवेंट हो जाता है क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने, तो जो भी पार्टनर डिसॉल्व करना चाहता है पार्टनरशिप एट विल को थ्रू नोटिस, तो उन्हें बाकी तमाम पार्टनर को नोटिस देना होगा। यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। So that's all for today. Have a good day.